हेलो एवरीवन, दिस इज ईरा और हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेसिकली हमारे माइंड में एक प्राइम चीज क्या आती है कि गैमेट्स बन रहे होंगे, मेल और फीमेल गैमेट बन रहे होंगे, उनका फ्यूजन हो रहा होगा और फाइनली क्या, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये हमने ह्यूमंस में तो पढ़ा था। अब हम कहाँ देखने वाले हैं इसको, फ्लावरिंग प्लांट में, कि फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उसका जो सेक्स ऑर्गन है वो खुद फ्लावर ही होता है। ठीक है, पिस्टल और कार्पल क्या इंडिकेट करते हैं, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें होता है सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो क्या होता है वहां पे स्टेमन, जिसमें क्या होता है एंथर और फिलामेंट। एसेसरी ऑर्गन्स में ये कलरफुल पेटल, ये ग्रीन कलर का सेपल, थैलेमस और पेडाइकल होता है। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं हम कि एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। मतलब एंजियोस्पर्म जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो स्पोरोफिटिंग मतलब 2n स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट, मतलब 2n है ये। अब आ जाते हैं अच्छे से डिटेल में, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन कैसा होता है। स्टेमन में दो बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं, एक है क्या एंथर और एक है इसका फिलामेंट। एक है एंथर और एक है फिलामेंट। फिलामेंट कैसी होती है, लॉन्ग और सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है। और जो इसका एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है। बाइलॉब्ड मतलब दो लोब होते हैं, एक ये लोब 1 और ये लोब 2। ठीक है, दो लोब होते हैं और एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ और क्या बोला जाता है, डायथीकल्स। डायथीकल्स, ओके। बाइलोब्ड एंड डायथीकस स्ट्रक्चर होता है। और जो इसके दो थीका है उनको सेपरेट कौन करता है, ये दिख रही होगी ना, अंदर एक ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है, अंदर एक ग्रूव जा रही है। क्या होती है ये, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है। एक क्या गड्ढा सा है ना, हो रहा है ना वहां पे, एक गड्ढा सा होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रूव होती है जो सेपरेट करती है किनको, दो थीकाज को। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फिलामेंट की। इसका फिलामेंट डिस्टल एंड पे अटैच होता है, किससे, एंथर से। और उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच्ड होता है, थैलेमस या फिर पेटल से। ठीक है, डिस्टली कहाँ अटैच्ड है ये, एंथर से, और प्रॉक्सिमली थैलेमस या फिर पेटल से। आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, कि भाई अगर हम यंग एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा होता है। यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर दिख रहे होंगे। तो यंग एंथर में हमें 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ये 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 और ये। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और क्या है, यंग एंथर 4 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीशियम, उससे अंदर मिडल लेयर, एंड सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम आई थिंक आपको क्लियरली नहीं दिख रही होगी, ये वाली है, ये जो मैंने बनाई है, ये ब्लूइश कलर की। ठीक है, दिस इज टैपेटम। टैपेटम के अंदर जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना, टैपेटम के अंदर जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये भी, इसकी प्लाइडी भी क्या है, 2n ही है। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट होता है इसमें। तो यंग एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, लेयर्स की बात कर लेते हैं इसकी। इसमें भाई 4 ही लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, मतलब आउटर 3 लेयर जो होती हैं, आउटर 3 लेयर का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव होती है। फंक्शन में क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और जब पॉलन ग्रेन का रिलीज होना होता है ना, तो यही 3 लेयर टूटती हैं बाहर वाली, इन्हीं का डेhiscence होता है, तब क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन। अच्छा, इसके अलावा एक और लेयर रह गई है, एक और लेयर रह गई है जिसको हमने क्या बोला था, टैपेटम। टैपेटम कैसी होती है, टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इनमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इसका साइटोप्लाज्म भी डेंस है, इसीलिए इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोवाइड करना नरिशमेंट किसको, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं। भाई एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलन ग्रेन ही डेवलप होंगे इसमें। तो टैपेटम क्या काम करती है, टैपेटम इन्हीं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ भाई पॉलन ग्रेन डेवलप कहाँ हो रहे हैं, किससे होता है। पॉलन ग्रेन डेवलप होता है इससे, इससे। यहाँ पे भी मैंने ये रेड कलर से शो किया हुआ है, टैपेटम जहां मैंने ब्लू कलर से बनाया है, जस्ट देखो उसके अंदर आपको रेड कलर का जो एरिया दिख रहा है, मैंने उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोला है। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू किससे बना होगा, सेल से बना होगा ना मिलके। इसीलिए इस टिश्यू की सेल को क्या बोला जाता है, पॉलन मदर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलन मदर सेल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पॉलन बनाने वाली है ये सेल, तभी तो पॉलन मदर सेल कहा गया है।
स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। ये 2n होती हैं। अब जब इनमें मियोसिस होता है, अब जब इनमें मियोसिस होगा, भाई मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगी। क्या बनाया इन्होंने, 4 माइक्रोस्पोर बनाया है। क्योंकि ये माइक्रोस्पोर एक साथ चिपके हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसीलिए इन 4 माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, एन होती है, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिया था। माइक्रो हमें पता चल गया ना यंग एंथर में कहाँ पे, भाई यहाँ होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया का काम तो होगा कुछ, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हो रहा होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही होगी। क्या हो रही होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ताकि क्या बना पाए हम, माइक्रोस्पोर बना पाए। ताकि क्या बना पाए, माइक्रोस्पोर बना पाए। माइक्रोस्पोर ही भाई आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे, माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। किसमें है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर में है ना ये माइक्रोस्पोरेंजिया, तो मतलब एंथर में ही तो पॉलन ग्रेन बनेंगे। बहुत सही सी बात है। तो आ जाते हैं भाई, हमने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ लिया, अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या बात कर रहे थे हम कि जो कोर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो किससे फिल्ड होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से। किससे फिल्ड होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल कैसे एक्ट करती है, पॉलन मदर सेल की तरह काम कर रही है। पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो चुका है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये कभी तो एक दूसरे से अलग होगा, ये जो एक जगह जुड़ा हुआ है इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और फिर ये जब इनमें डिहाइड्रेशन होता है तो ये डिसोशिएट होते हैं एक दूसरे से, और किसमें डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन में। समझ आया, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डन है भाई। ठीक है, आपको यंग एंथर का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा, आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन समझ आ गया होगा, फ्लावर का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं किस पे, पॉलन ग्रेन पे, क्योंकि हमारा पीछे पॉलन ग्रेन बन चुका है। तो अब हमें क्या देखना है कि पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। चलो, पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी प्लॉइडी एल होती होगी, गैमेटोफाइट है तो। ठीक है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, अलग अलग पोलन ग्रेन पे हमें अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग साइज में मिलते हैं, शेप्स में मिलते हैं, कलर्स में मिलते हैं, डिजाइन में मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के इन सब चीजों में वेरी मतलब बेसिकली बहुत सारी वेराइटीज ऑफ द पोलन ग्रेन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है। पोलन ग्रेन 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 2 वॉल्स होती हैं। बाहर वाली को क्या बोलते हैं, एक्साइन, अंदर वाली को क्या बोलते हैं, एंडाइन। देखो, ये रही एक्साइन बाहर वाली लेयर, ये रही एंडाइन। ठीक है, और क्या दिख रहा होगा, और आपको मैं बता देती हूँ कि ये ना एक बड़ी सी सेल होती है। ध्यान से देखना, मैं बड़ी सी सेल ये पूरी वाली को ही बता रही हूँ। ये एक बड़ी सी सेल है। ठीक है, अभी जो मैंने नीचे वाली मार्किंग करी है उसे भूल जाओ, ये क्या है, ये पूरी बड़ी सेल है। ठीक है, इस पूरी बड़ी सेल को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरी बड़ी सेल को हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल है ये। ठीक है, इस वेजिटेटिव सेल में अपना एक क्या है, न्यूक्लियस भी है। इस एक बड़ी सी सेल में, इस एक बड़ी सी सेल के साइटोप्लाज्म में, भाई ये बड़ी सी सेल का ये जो है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो मैंने बनाया साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इस बड़ी सी सेल के साइटोप्लाज्म में एक और सेल तैर रही होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने बनाई है। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती हुई सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल बनाई है मैंने, देखो। ठीक है, इस बड़ी सी सेल के साइटोप्लाज्म में एक और सेल तैर रही होती है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये 2 सेल दिखी आपको, 2 सेल दिखी, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरी सेल है, इसको हम 2 सेल स्टेज कहते हैं। क्या है ये 2 सेल स्टेज, अभी पता चल जाएगा। मैं जस्ट आपको इतना बता रही हूँ कि ये जो हमारे सामने है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, बाहर वाली को एक्साइन बोल रहे हैं, अंदर वाली को हम इंटाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ नोट्स में भी ये दिख गया है कि प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल होती है, बाहर वाली क्या है, एक्साइन है, और अंदर वाली इंटाइन है। ठीक है, पोलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है इनका, 20 to 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, 20 to 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। बेसिकली हमने बात करी थी कि हमारे माइक्रोस्पोर बन गए थे ऐसे अलग अलग। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, अगर आपको याद हो तो। क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था ऐसा। ठीक है, अब इनमें डिहाइड्रेशन हुई थी, ये भी याद है, डिहाइड्रेशन हुई थी। डिहाइड्रेशन के बाद में ये अलग अलग पोलन ग्रेन बन गए थे। अब मैं क्या बता रही हूँ, ये पोलन ग्रेन हर किसी की प्लॉइडी क्या है, एन 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 है। ठीक है, इनमें 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 क्या हो जाती है भाई, एक ही तो एन है ये। अब इस एन में क्या होती है, इसमें होगी माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस। माइटोसिस होके इन्होंने 2 सेल बना ली, एक है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल। एक कैसी है, वेजिटेटिव सेल। एक कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल, और एक है वेजिटेटिव सेल। हम इतना अभी देख चुके हैं कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो अब हम दोनों सेल्स के बारे में पढ़ें। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है, उसमें अबंडेंट ऑफ फूड्स रिजर्व होता है। ठीक है, और ये लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो
क्या है, जो बड़ी वाली सेल है उसमें अबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है, लार्ज है और इरेगुलर है। ओके, वही हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की, स्मॉल है, कहाँ फ्लोट कर रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इस सेल का क्या स्ट्रक्चर है भाई, स्पिंडल शेप्ड है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, हाँ ठीक है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है भाई, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल तक जाएगा ना, वो फीमेल तक जाएगा ना, वहां पे जाके वो फीमेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। भाई वहां तक पहुंचने के लिए इसको एक फूड भी तो चाहिए होगा, ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी ना भाई, इसको फूड भी तो चाहिए होगा कि ये अपनी पूरी पावर के साथ जाए और वहां पे जाके फीमेल को फर्टिलाइज करे। तो ये पावर कौन देता है, वेजिटेटिव सेल देता होगा, और फर्टिलाइज कौन करेगा, जनरेटिव सेल फर्टिलाइज करेगा। बिल्कुल ठीक है। चलो और क्या, हम पढ़े थे कि दो लेयर है, एक एक्साइन है और एक एंटाइन है। एक क्या है, एक्साइन और एक एंटाइन। एक्साइन आउटर है, हार्ड लेयर है, किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई है, ठीक है। और इसी स्पोरोपोलिन में एक जर्म पोर होता है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको सामने दिख रही है पॉलन ग्रेन, तो इसकी इस एक्साइन में यहाँ पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे, भाई एक्साइन किससे बनी है, स्पोरोपोलिन से। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, और इसी को क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्लियर है। जहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इतना रेजिस्टेंट कि इसके ऊपर हाई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड का फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एल्कली का फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं पता चला है जो इसको डिग्रेड कर सके, जो इसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। इसीलिए यही एक रीजन भी होता है कि पॉलन ग्रेन प्रिजर्व रखे जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं फॉसिल्स की तरह, क्योंकि इसके स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करना इज नॉट इजी, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो भाई जब इसको डिग्रेड ही नहीं किया जा सकता, तो मुझे ये बताओ कि जो हमारी ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल फीमेल तक पहुंचेगी कैसे फर्टिलाइज करने के लिए, इसको बाहर निकलने के लिए किसी पोर की तो जरूरत होगी, तो जम पोर से बाहर निकल के जाती है ये, समझ आया। इसीलिए होता है ये जम पोर, जहाँ पे क्या स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब हम बात करें इंटाइन की। इंटाइन इनर वॉल लेयर होती है, थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और किससे बनी होती है, बेचारी सेलुलोज और पैक्टिन से, बहुत प्यार से बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं कि 60, भाई हमने 2 सेल स्टेज पढ़ के आए हैं ना, हम अभी 2 सेल स्टेज पढ़ के आए हैं। तो हम अभी क्या पढ़ के आए थे, हमने 2 सेल स्टेज पढ़ी थी ना। भाई ये 2 सेल स्टेज जो होती है ना, ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ही आती है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन्स में ही आती है, ठीक। क्या मतलब है, उसी में आती है, मतलब ये है कि एक टाइम होता है ना जब पॉलन ग्रेन शेड हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, शेड हो जाता है प्लांट पे से झड़ के गिर जाता है, ठीक है। तो दो सेल स्टेज पे कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में गिर जाता है। बाकी के 40% में क्या होता है, बाकी के 40% में जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है, जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है माइटोसिस की हेल्प से। जनरेटिव सेल थी ना वो जो स्पिंडल शेप, वो क्या करेगी, फिर से डिवाइड करेगी माइटोसिस की हेल्प से, ठीक है। और क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट्स बनाएगी, दो मेल गैमेट्स बनाएगी। तो भाई इसको 3 सेल स्टेज तो बोलेंगे, दो मेल गैमेट्स बनाएगी। जैसे यहाँ पे एक जनरेटिव सेल थी, उसमें क्या हो जाएगा भाई, वेजिटेटिव सेल के साथ में 2 जनरेटिव सेल हो जाएंगी, तो क्या इसको हम 3 सेल स्टेज नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इस स्टेज पे गिर जाते हैं, और 40% में किस स्टेज पे गिरते हैं, इस स्टेज में गिरते हैं। क्यों होता है, क्या होता है, सब पता चल जाएगा आगे, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलन ग्रेन, हाँ ग्राम्स, GRAINS, पॉलन ग्रेन्स क्या क्या कर सकते हैं भाई, पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीशीज एलर्जीज कर सकती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे सकती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, अस्थमा दे सकती हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है पार्थीनियम, पार्थीनियम किसका साइंटिफिक नेम है, कैरेट ग्रास का, ठीक है। ये इंडिया में आई थी कैसे, एज कंटामिनेंट वीट के साथ में, ठीक है। लेकिन अब ये भाई हर जगह मिलने लगी है, और इससे क्या होता है, बहुत अच्छी खासी लेवल पे पॉलन एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं पॉलन के लिए। और क्या है, पॉलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं भाई, इसीलिए पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स जिनको जिनको क्लेम किया जाता है कि भाई ये परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देते हैं। भाई क्या है, पॉलन ग्रेन रिच है न्यूट्रिएंट में, तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे परफॉर्मेंस किसकी, एथलीट्स या फिर रेस हॉर्सेस की। तो इसीलिए कहीं कहीं एथलीट्स या फिर रेस हॉर्सेस को दे दिया जाता है। तो तुमने सुना होगा किसी भी कोई भी गेम से पहले मेडिकल चेकअप्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि भाई किसी ने कुछ ले तो नहीं लिया है। चलो अब हम आ जाते हैं कि पॉलन वाइबल कब तक रहते हैं, मतलब पॉलन कब तक जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये पॉलन टू पॉलन डिपेंड करता है कि भाई किसकी वाइबिलिटी कितनी है, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है ये, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर में है, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी क्या मिल रही है, क्योंकि भाई मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली भाई तो होगा वाइबल, और क्या टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो वाइबल होगा।
कुछ क्रियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट पॉलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं 30 मिनट के अंदर ही रिलीज होने के बाद में। बट अगर हम बात करते हैं रोजेसे, लेग्यूमिनेसे, सोलेनेसे की, तो इनमें वाइबिलिटी मंथ तक भी चलती है कि हाँ भाई अभी भी मंथ हो गए हैं बट पॉलन ग्रेन इज वायबल। ठीक है, अगर आपको पॉलन ग्रेन को स्टोर करना है, अगर आपको पॉलन बैंक्स होते होंगे, ठीक है, अगर आपको पॉलन ग्रेन को स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो ईयर्स तक इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कहाँ पे काम आती है भाई, क्यों स्टोर करना होगा हमको पॉलन पे? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनमें हेल्प मिलती है भाई, उनमें हेल्प मिलती है। अगर हमारी मर्जी का कोई पॉलन ग्रेन है कि हाँ ये प्लांट बहुत अच्छा है, इसके पॉलन ग्रेन स्टोर होने चाहिए ताकि हम अपना अच्छा खासा हाइब्रिड प्लांट बना सके, अपनी मर्जी से ट्रेड्स दे सके, तो हम पॉलन ग्रेन्स को क्या करना पसंद करेंगे? स्टोर करना पसंद करेंगे ना। तो ये -196 डिग्री पे पॉलन बैंक्स में स्टोर किए जा सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। उसको क्या बोला जाता है? पिस्टल। अब जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, ओव्यूल कहते हैं उसको, और क्या भाई, एम्ब्रियो सैक में है ये। तो गाइनोशियम है जो रिप्रेजेंट करता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। ओके, एक पिस्टल के पास में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और एक ओवरी, और एक ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या क्या स्टिग्मा ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज स्टाइल एंड ये ओवरी। स्टिग्मा किस लिए होता है? स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आके क्या करते हैं? लैंड करते हैं। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए? पॉलेंस के लिए। स्टाइल, स्टाइल बेसिकली क्या करता है? एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है कहाँ? बिलो द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। पार्ट इसका क्या है? नेक्स्ट पार्ट है इसका ओवरी। ओवरी अभी मैंने बना के दिखाया था, बेसल पार्ट है, बेसल बर्ज्ड पार्ट है, अलग से ही दिख रहा होगा। पिस्टल का बेसल बर्ज्ड पार्ट कौन सा होता है? ओवरी का होता है। इसके अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होता है, क्या बोला जाता है? और उसको लॉक्यूल। ठीक है, इसी लॉक्यूल में माइक्रोस्पोरेंजिया सिचुएटेड है, सॉरी मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया तो मेल में होगा ना। मेगास्पोरेंजिया सिचुएटेड है, जिसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल। कहाँ से अराइज हो रहा होता है ओव्यूल? प्लेसेंटा से। ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहा होता है? प्लेसेंटा से। अच्छा, ये एक पॉइंट था, आई थिंक ये यहाँ गलती से आ गया है, होना तो ऊपर चाहिए था। अगर हमें पॉलन जर्मिनेशन पढ़ना होता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस ग्लास स्लाइड पे पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे, पॉलन ग्रेन को डालेंगे, और क्या डालेंगे उसमें? 10% शुगर सोल्यूशन डालेंगे। बाद में हम उसको जब नोटिस करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती हुई दिखाई देती है। जैसे ये की पॉलन है, ठीक है, तो इस पॉलन के पीछे ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जर्मिनेट होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको पॉलन जर्मिनेशन को पढ़ना है तो ग्लास स्लाइड में पॉलन को डस्ट करके उसके ऊपर 10% शुगर सोल्यूशन डाल के आप आराम से देख सकते हो उसको जर्मिनेट होते हुए। ठीक है, वैसे हम क्या पढ़ रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम किस पे आ गए? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल गिवन है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल का अच्छा खासा स्ट्रक्चर दे रखा है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर दे रखा है? बेसिकली फ्यूनिकल दिया हुआ है यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो, अगर आपको एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल बहुत सारे होते हैं, उस पे नहीं जा रहे हैं हम किस पे जा रहे हैं? जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड की अगर हम बात कर रहे हैं, एक है इसका कौन सा? ये मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ। एक है इसका चलाजल पोल। कौन सा पोल है? चलाजल। मतलब हम जब नीचे पढ़ेंगे तो ये कौन सा पोल है? चलाजल पोल। वही हम ऊपर पढ़ते हैं तो ऊपर वाले पोल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल। ऊपर वाले पोल को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइलर पोल। इसको चलाजल पोल बोलते हैं, क्यों? इसको चलाजल पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका बेसल पार्ट है, ये जो इसका बेसल पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? चलाजा। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, तो माइक्रोपाइल की तरफ जो पोल है दैट इज माइक्रोपाइलर पोल, और चलाजा की तरफ जो है वो क्या है? चलाजल पोल। ठीक है, एक स्टॉक होती है जो मतलब ओव्यूल की जो स्टॉक होती है उसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल बोला जाता है। ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जहां पर फ्यूज करती है किससे? बॉडी। कौन सी बॉडी? ये ओवरी, सॉरी ओव्यूल की बॉडी से जहां पे फ्यूज करती है उस जगह को क्या बोलते हैं हम? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। हाइलम कौन सा पोर्शन है जहां पे बॉडी किससे फ्यूज कर रही है? फ्यूनिकल से। ठीक है, अब आपको 2 इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, ये वाला इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ये बाहर वाले, इनको क्या बोलते हैं हम? आउटर इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर ये क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं ये। उसके अलावा आपको ये ब्लैक कलर का एक एरिया दिख रहा होगा जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? बेसिकली मास ऑफ द सेल्स है, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर है। ठीक है, इसी न्यूसेलस की एक सेल, इसी न्यूसेलस की एक सेल क्या बनाती है? मेगास्पोरेंजियम। मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है ना, इसी न्यूसेलस की एक सेल बनाती है क्या? एम्ब्रियो सैक। तभी तो ये कहाँ लोकेटेड है? एम्ब्रियो सैक इसीलिए लोकेटेड है न्यूसेलस में। क्लियर? ठीक है, माइक्रोपाइल क्या था और चलाजा क्या था? जब हम वहां पढ़ रहे थे तो देख ही लेते हैं। माइक्रोपाइल बेसिकली ओपनिंग थी जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था। देखो, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है यहाँ पे,
और चेलेजल, चेलेजल रिप्रेजेंट कर रहा था बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्लियर। अब हम किस पे आ जाते हैं भाई, अगर हमने मेगास्पोरेंजियम पढ़ लिया है तो अब इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस भी होगी, अब इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस भी होगी। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम माइक्रोस्पोर बना रहे थे, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मेगास्पोर बनाएंगे। ठीक है, किससे बनेगा मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल से ही। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे कौन सी सेल्स को बोला जा रहा होगा, वही न्यूसेलस में ही किसी सेल को क्या बोला जा रहा होगा, मेगास्पोर मदर सेल। इज इट क्लियर? ओके। ओव्यूल्स जनरली सिंगल मेगास्पोर ओके। तो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होते हैं एक एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से ही, किससे, एमएमसी से ही। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अभी मैंने बताया था कहाँ पे, न्यूसेलस रीजन में मिलती होगी। वो भी कौन से न्यूसेलस रीजन में, कौन से न्यूसेलस में, जो माइक्रोपाइलर रीजन में पड़ता होगा, मतलब जो ये माइक्रोपाइलर रीजन में पड़ता होगा, देखिए ना आपको माइक्रोपाइलर रीजन, तो यहाँ का न्यूसेलस। ठीक है, चलो। तो एमएमसी जिस 2n इसमें मियोसिस होता है तो क्या बनाते हैं, 4 मेगास्पोर बनाते हैं। अब भाई हमारे सामने एक एमएमसी से, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर तो बन गए थे, 4 मेगास्पोर तो बन गए थे जिसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी 3 क्या होते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है, यही फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, यही फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। इसकी प्लॉइडी क्या होती होगी, एन होती होगी, मियोसिस से आया है तो एन ही होगी। ठीक है, तो इस फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सिर्फ क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। मतलब ये हमारी एन था। ठीक है, ये सेल बन के आई होगी जो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है हमारी। अब इसमें क्या हुआ होगा, माइटोटिक हुआ है ना। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है ना, मतलब एक से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ये सिंगल न्यूक्लियस से क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, वो भी कहाँ, अपोजिट पोल पे। ऐसे ही और 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। भाई इसमें अगर एक और हुआ तो ये हो गए, ये एक और डिवीजन हो गया। अब इनमें एक और, मैंने बोला 2 और होंगे, तो मतलब एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये हो गए 2 और। ठीक है, तो ऐसे ही 2 और माइटोटिक डिवीजन होंगे, मतलब बेसिकली हम मान लेते हैं एक न्यूक्लियस था तो हमारे पास 2 बन गए। ठीक है, ऐसे ही 2 और डिवीजन हुए, मतलब एक ये, पहले में ये और एक ये, तो कितनी सेल आई हमारे पास, 8 सेल्स आ गई ना। मतलब सेल्स के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ गए। तो हमारे पास क्या 8 न्यूक्लियेट स्टेज नहीं आ गई है, क्या आ गई है, 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ गई है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूक्लियस फॉर्म हुए उसके बाद सेल वॉल्स बननी स्टार्ट हुई है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ है, सेल वॉल बननी स्टार्ट हुई है। तो अब सेल का फॉर्मेशन होगा, कैसे फॉर्म होगा सेल का, ये हमारा पूरा एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रहा है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसी को ही एम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं। अगर आपको ना याद हो तो मैं एक बार चल के दिखा देती हूँ कि इसी को ही हम क्या एम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास में 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं। अब हम सेल्स बनाने स्टार्ट करेंगे, कैसे हम इन 8 को अरेंज करेंगे। भाई 3 न्यूक्लियस सेल के साथ, मतलब 3 सेल्स तो यहाँ पे चलेजल एंड पे एंटीपोडल्स के नाम से हो जाएंगी। ठीक है, 3 सेल्स कहाँ पे अरेंज होगी, माइक्रोपाइलर एंड पे, किस नाम से, एक एग होगा और 2 सिनर्जिड्स होंगे। एक क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स दिख रही है आपको, एक क्या है, एग है, 2 सिनर्जिड्स है, 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई। ठीक है, अच्छा इसे इन दोनों को मिला के, एग और सिनर्जिस्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 6 सेल्स तो अरेंज हो चुकी है। अब हमारे पास में 2 न्यूक्लियस बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 2 न्यूक्लियस बचा हुआ है। वो 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो, वो 2 न्यूक्लियस क्या है, फ्यूज हो गए हैं, और फ्यूज होके उन्होंने ये पॉलर न्यूक्लियाई बनानी है। मतलब जो 2 न्यूक्लियस थे वो एक साथ आ गए हैं। ठीक है, पॉलर न्यूक्लियाई बना रही है और सिंगल सेल के अंदर आ गए हैं। n+n स्टेज बोलेंगे ना इसको, n+n। ठीक है, तो कहाँ आ गए हैं, एक ही सेल के अंदर आ गए हैं। तो क्या आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल नहीं दिख रही है, 8 न्यूक्लियस एंड और 7 सेल नहीं दिख रही है, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 8 न्यूक्लियस बनते ही फिर क्या होता है, सेल वॉल्स बनने लगते हैं जिसमें हमारी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, और इससे ही हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट। ये सब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही तो हो रहा है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ही तो हो रहा है। भाई एम्ब्रियो सेक के अंदर पहले 1 न्यूक्लियस था, वो 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, अब उन्होंने कितनी, 7 सेल्स बना ली। ओके,
चलो, तो एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक में जो 3 सेल्स हैं, ये थोड़ा गलत हो रखा है, जो 3 सेल हैं कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पे, उसको एग अपैरेटस बोला जाता है, जिसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। 3 एंटीपोडाल्स चैलाज़ल एंड पे है और एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, बेसिकली सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पूछ लेते हैं व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जहाँ पे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से हो उसे क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बात खत्म, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम क्या, पॉलिनेशन की तरफ लीड करते हैं। आपके आपके क्या बन चुके हैं, आपके गैमेट्स बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन बन चुका है, जनरेटिव सेल उसके अंदर बन चुकी है, ठीक है, और एम्ब्रियो सेक बन चुका है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक मतलब फीमेल और मेल दोनों के गैमेट्स रेडी है। अब क्या होगा, अब भाई पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल के पास में जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंथर में बना था ना पॉलन ग्रेन, तो वो कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट के पास। फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टल है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन होगा कहाँ से, एंथर से, कहाँ पे, पिस्टल के पास में। पिस्टल के भी कौन से पार्ट में, स्टिग्मा पे, ठीक है। ये जो इसका यहाँ पे लैंड बताया था ना, पॉलन लैंड होते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन शेड फ्रॉम एंथर कहाँ पे, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। तो अब क्या पढ़ने की बारी आ गई है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 तरीके का होता है, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में ही, ऑटोगैमी में सेम ही फ्लावर है, मतलब ये एक ही फ्लावर है, ठीक है। इसी के ही ओवरी है, ये एक ही फ्लावर है और इसी के ही क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। इसी का ही मतलब पिस्टल है और इसी का ही स्टिग्मा है। तो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन जो होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, बेसिकली इसी सेम फ्लावर के ही एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन हो रहा है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर में, ठीक है। इसमें क्या भाई, हमें सिंक्रोनी चाहिए होती है, कब, कि भाई जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, मतलब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। अगर ऐसा हुआ कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए लेकिन स्टिग्मा एक्टिव ही नहीं था, कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं पॉलन, तो क्या पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, सिंक्रोनी चाहिए होती है। ऑटोगैमी हमें 2 तरीके के फ्लावर्स में देखने को मिलती है, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक चेस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो ओपन ही नहीं होता है, एकदम बंद बंद ही रहते हैं, ठीक है। अब भाई उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑटोगैमी के अलावा, क्योंकि वहीं पे पॉलन अंदर ही, फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो और वहीं पर एग फर्टिलाइज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, ठीक है। और यहाँ पे चाहे हमारे पास पॉलिनेटर हो या ना हो, ठीक है, सीड तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे कौन सी पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन का ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिसमें सीड सेट होना ही होना है, सीड बनना ही बनना है, अगर पॉलिनेटर्स नहीं भी है, तो वो कौन से है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे चेस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेसिकली ऑटोगैमी हमें इन्हीं 2 तरीके के फ्लावर्स में देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं गिटोनोगैमी। तो गिटोनोगैमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम प्लांट पे हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर सेम नहीं है, जब हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ओके। तो ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट में भाई डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, बट प्लांट क्या है, सेम है, ठीक है। ऑटोगैमी में सेम ही फ्लावर था और सेम ही फ्लावर का एंथर था, सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा था, वहां पे सेम फ्लावर पे बात हो रही थी, यहाँ पे सेम प्लांट पे बात हो रही है। तो अगर हम फंक्शनली देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, बट जेनेटिकली ये सिमिलर किससे है, ऑटोगैमी से। भाई जेनेटिक्स तो सेम है ना, तो जेनेटिकली सिमिलर किससे, ऑटोगैमी से। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से ही तो आ रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीनोगैमी की। भाई जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है डिफरेंट प्लांट पे, मतलब अलग अलग प्लांट पे हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे जा रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो सिर्फ यही एक अकेला ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन मिलते हैं, ठीक है, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे।
तो आपके सामने ये तीनों लाइक पॉलिनेशन आ गए हैं भाई। इसमें जेनेटिक्स में चेंज नहीं आता है इन दोनों में, इसमें चेंज आता है, इसमें सेम फ्लावर में होता है, इसमें सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, और इसमें डिफरेंट प्लांट्स पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑब्वियसली भाई दो ही एजेंट्स होंगे, एक तो एबायोटिक एजेंट और एक बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में हम पढ़ने वाले हैं विंड और वाटर। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स कौन से हमारे, विंड एंड वाटर। तो विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर से जो पॉलिनेशन हो रहा है। तो बेसिकली पॉलन ग्रेन किस में, मतलब एबायोटिक एजेंट में भाई चांस फैक्टर से ही तो मिलेंगे ना, चांस फैक्टर से ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है इंटेंशनली लेके जा रहे हैं कि हमें स्टिग्मा पे ले जाके पॉलन ग्रेन छोड़ के आ रहे हैं, नहीं। दोनों ही विंड पॉलिनेशन हो या वाटर पॉलिनेशन हो, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में चांस फैक्टर से आएंगे। तो इसी वजह से फ्लावर जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाता है, ताकि वो कंपनसेट कर सके किसका, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। कि भाई अगर कुछ पॉलन ग्रेन इधर उधर खराब भी हो जा रहे हैं, फिर भी एक दो पॉलन ग्रेन लाइक इतने सारे वो पॉलन रिलीज कर रहा है, तो उसमें से कुछ तो फ्लावर तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉलन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। तो अब हम आ जाते हैं विंड पॉलिनेशन पे। विंड पॉलिनेशन में हल्के एकदम लाइट वेटेड नॉन स्टिकी पॉलन चाहिए होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर वो ऐसे कहीं भी जाके चिपक जाएंगे या हैवी होंगे, तो क्या वो आराम से विंड के थ्रू पॉलन जा पाएंगे इधर से उधर, नहीं ना। तो क्या लाइट और नॉन स्टिकी पॉलन चाहिए होते हैं, सो दैट उनको क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ विंड करंट्स। ओके, स्टेमन्स जो होते हैं वो वेल एक्सपोज होने चाहिए। ठीक है, लार्ज होने चाहिए। कभी कभी फेदरी स्टिग्मा भी मिल सकते हैं हमको। ठीक है, कभी कभी फेदरी स्टिग्मा भी मिल सकते हैं हमको, किस लिए, ट्रैप करने के लिए, किनको, पॉलन को जो हवा में आ रहे हैं। ओके, लाइक हर एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल भी होने चाहिए और बहुत सारे फ्लावर होने चाहिए, सो दैट भाई एक तो वैसे ही चांस फैक्टर है, अगर ज्यादा से फ्लावर होंगे आ रहे हैं तो ठीक है, हो जाएंगे ना पॉलिनेट, इसलिए। और जो टेसल्स जो कॉर्न की जो टेसल्स होती हैं, ठीक है, वो देखी होंगी ऐसे बहुत लंबी सी होती हैं कॉर्न में, आप देखते होंगे ना, जो ऐसे बहुत लंबे लंबे से साइड में गोल्डन येलो कलर में जो निकले हुए रहते हैं, उन्हें टैसल्स बोलते हैं। तो वो होती हैं, किस लिए होती हैं, टू ट्रैप द पॉलन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है किसमें, ग्रासेस में। पॉलिनेशन बाय विंड ज्यादा, मतलब ज्यादा कॉमन है किसमें, एबायोटिक पॉलिनेशन में। वाटर पॉलिनेशन उतना कॉमन नहीं है। विंड पॉलिनेशन अगर हम एबायोटिक में देखें तो ज्यादा कॉमन होता है। अगर अब हम आ जाते हैं वाटर पॉलिनेशन में। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो क्या है, रेयर है। ठीक है, इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनर ऑफ मोनोकोटिलर। मतलब अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट की सिर्फ 30 जनरेशन, जीनस में ही, जनराज में ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है बाय वाटर। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जूस्टर, सीग्रासेस भी कहा जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट में, जैसे कि वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर लिली, इनमें क्या होता है, ये कहाँ आ जाते हैं, वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सपोज ये पानी का लेवल है, इससे ऊपर आ जाते हैं, और फिर इनके अंदर पॉलिनेशन होता है किसके, इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास में वाटर पॉलिनेशन में भी दो तरीके से है, एक है एपीहाइड्रोफिली और एक है हाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन ही हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, वाटर के सरफेस पे। ठीक है, किसमें होता है ये, वेलिस्नेरिया में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली, तो इसमें बिलो द वाटर हो रहा है, किसमें होता है ये, सी ग्रासेस में होता है। ठीक है, तो मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज जो होती हैं, उनमें पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, एक कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ताकि पॉलन ग्रेन गीले ना हो पाए, उनको प्रोटेक्ट कर सके वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जिससे वेट होने से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बायोटिक एजेंट्स पे। हम बायोटिक एजेंट में बात करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, वो किसको यूज करते हैं, एनिमल्स को यूज करते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल, वास्प, अंट, मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, बैट्स। ठीक है, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट को पॉलिनेटर एजेंट की तरह यूज किया जाता है, उनमें भी बीज। ठीक है, उनमें भी बीज। कुछ प्राइमेट्स हैं जो पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि लेम्यूर, अर्बोरल में ट्री ड्वेलिंग जो होते हैं, रोडेंट्स, और कुछ रेप्टाइल्स भी, जैसे कि गीको लिजार्ड या फिर गार्डन लिजार्ड, पॉलिनेटर की तरह काम करती है। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। पूछ लिया जाता है भाई कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, वाटर पॉलिनेटेड लाइक पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, कैसा होगा वाटर में पॉलिनेशन होने वाला पॉलन ग्रेन, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। तो ये सब इनकी स्पेशल फीचर्स है ना, तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही पूछ लेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, बड़े होंगे, ठीक है, कलरफुल होंगे, अच्छा खासा फ्रेग्रेंस होगा ताकि अट्रैक्ट कर सके एनिमल्स को, रिच इन नेक्टर होंगे। क्यों, ताकि भाई अगर बीज आ रही है तो उनको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए ना, वो शहद बनाना है भाई उनको, ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे फ्री फंड में तुम्हारा काम करने। ठीक है, अगर छोटे फ्लावर है तो वो क्लस्टर्स में हो। ठीक है, ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, एनिमल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स जो अट्रैक्ट होते हैं वो कैसे, फ्लावर की कलर और उनकी फ्रेग्रेंस की वजह से। ठीक है,
फ्लावर्स जो पॉलिनेट करते हैं कौन, फ्लाई या फिर बीटल, उनको क्या चाहिए भाई फ्लावर में, हर किसी की अपनी अपनी पसंदीदा चीज है ना कि हाँ, ये होगा तो हम आएंगे, ये होगा तो उनको चाहिए कि फॉल और डॉर हो। ये अट्रैक्ट किसको करेगा, फ्लाइज और बीटल को। ठीक है, प्लांट यूज करते हैं नेक्टर और पॉलन ग्रेन को कैसे, एज फ्लोरल रिवार्ड। भाई अब कोई हमारा काम करके जा रहा है, उनको कुछ तो रिवार्ड दोगे, तो यहाँ पे किसको यूज करते हैं वो, नेक्टर और पॉलन को। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पीशीज हैं जिसमें क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने एग्स ले कर सको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में अमोर्फोफेलस। ठीक है, एक स्पीशीज होती है मॉथ की, ठीक है, मॉथ और यक्का की, जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के बिना। क्यों? क्योंकि भाई उनको जो एक स्पेस मिलेगा अपने एग को ले करने के लिए, वो अगर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो दोनों की भाई, अगर लाइक ना तो पॉलिनेटर होगा तो प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, और एग ले करने का स्पेस नहीं होगा तो फिर एग ले नहीं हो पाएंगे, तो दोनों का ही काम नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपका पॉलिनेशन टॉपिक खत्म है। अब हम आ जाते हैं किसके, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। क्या होते हैं ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस, चलो देख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पता है? क्या आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जब क्लोज जो बहुत मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर बहुत क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन्हीं के उन्हीं में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। मतलब अगर हम प्लांट में देखें तो अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये क्या, इससे क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होने लगेंगे। अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होने लगेंगे। ठीक है, तो टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, हमारे सामने क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। प्लांट की खुद की स्ट्रैटेजी है ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, किस लिए, ताकि वो ओवरकम कर सके किससे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट ने डेवलप किए बहुत सारी डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस, ठीक है, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उनमें क्या ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। जैसे कि जैसे कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज ना हो। मतलब जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है तो पॉलन रिलीज ना हो। भाई अगर पॉलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं, तो वो कहीं और ही तो जाएगा पॉलन। और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव है और पॉलन रिलीज नहीं हो रहा है, तो बाहर से कहीं से पॉलन आके उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, एंड या फिर नेक्स्ट क्या है, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजिशन पे लोकेटेड है। ठीक है, डिफरेंट पोजिशंस पे, मतलब एंथर दूर है और स्टिग्मा और दूर है, तो क्या होगा, पॉलन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा इजीली। ठीक है, पॉलन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो तब भी चांसेस किसके बन जाते हैं, क्लोज पॉलिनेशन के बन जाते हैं। ठीक है, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, पूछ लिया जाता है। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब जीन्स कंट्रोल करते हैं। जब हमारे खुद का ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होता है, स्टिग्मा मना कर देता है एक्सेप्ट करने से, कि भाई मैं इस पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है खुद के पॉलन को ही फर्टिलाइज करने से, कि भाई आप आ रहे हो, मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ये इसको पॉलन ट्यूब ही नहीं बनाने देगा। जब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओव्यूल को। ठीक है, तो क्या क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है पॉलन जर्मिनेशन या फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ पिस्टल में। ठीक है, और क्या भाई, हम 3 तरीके तो पढ़ चुके हैं। एक तो क्या, पॉलन और स्टिग्मा एक साथ रिसेप्टिव ना हो। एक है एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हो। अगला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाओ, या तो मेल ही हो फ्लावर में या फिर फीमेल ही हो, तो फिर तब भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बात करते हो कैस्टर और मेज मोनोशियस है। ठीक है, तो इसमें ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है, बट गिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती है। मोनोशियस है, ऑटोगैमी प्रिवेंट। पपाया डायोशियस है, पपाया क्या है, डायोशियस है। तो इसमें ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं। डायोशियस का मतलब तो पता होगा ना, जब मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो भाई जब प्लांट ही अलग है तो उसमें जीनोगैमी तो रह गया, तो उसमें कोई और ऑप्शन रह ही नहीं गया। कौन सा ऑप्शन रह गया, जीनोगैमी रह गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है, तो ऑटोगैमी तो चलो नहीं होगी, बट गिटेनोगैमी तो हो जाएगी। जीन्स तो फिर भी सेम है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ी हो रहा है। ओके, अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। तो अभी हमने बात करी थी ना कि पॉलन आएगा कहाँ पे, पिस्टल के ऊपर। ये रहा हमारा पॉलन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। अब भाई इसकी मर्जी है, ये जेनेटिक इसका अपना ऐसा है कि भाई मेरी मर्जी है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ के आए थे ना, जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। तो क्या है ये, पिस्टल जो होता है ना, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलन ग्रेन को, वो पहचान सकता है पॉलन ग्रेन को कि ये मेरे लायक है या नहीं है।
ठीक है, और डिसाइड कर सकता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। ठीक है, ये एक डायनामिक प्रोसेस होती है जो किससे कंट्रोल होती है? केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं पॉलन में भी और पिस्टल में भी। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो पिस्टल क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर पॉलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करेगा भाई? फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा पॉलन ट्यूब। ठीक है, और अगर वो कंपैटिबल है तो पॉलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करेगा? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब ग्रो करती है थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल, और फिर कहाँ पहुंच जाती है? हम्म, और कहाँ पहुंच जाती है? फिर वो पहुंच जाएगी किसके पास में? ओव्यूल के पास में। और साथ में कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, भाई पॉलन ग्रेन के अंदर भी तो कंटेंट था, याद हो, पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स थी, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। अगर वो थ्री सेल स्टेज पे आया है तब तो दो जनरेटिव सेल होगी, अगर वो सिंगल पे आया है तो एक जनरेटिव सेल है। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा होता है उसका? भाई पॉलन ट्यूब क्यों बनाई जा रही है? ओवरी तक जाने के लिए ना। तो क्यों, कौन पॉलन ट्यूब तो चली जाएगी, चलो ये तो चली जाएगी ओवरी तक। ठीक है, किस लिए बनाई जा रही है? ताकि ये जो पॉलन का जो कंटेंट था जनरेटिव सेल, उसको बचाया जा सके ओवरी तक। ठीक है, तो भाई जो थ्री सेल स्टेज थी उसमें तो दो गैमेट्स जाते होंगे। ठीक है, उसमें तो दो जनरेटिव सेल जाती होंगी। लेकिन जो टू सेल स्टेज थी ना, जो टू सेल स्टेज थी जो मैं अभी ऊपर पढ़ा के आ रही हूँ, उसमें क्या होता है? वेजिटेटिव सेल तो ऐसे ही रहती है, उसमें जब स्टिग्मा पे आते हैं तब जनरेटिव सेल दो में डिवाइड होती है। और फिर क्या होता है? जो कंटेंट मूव कर रहा होता है उसमें जनरेटिव सेल जारी होती है। तो पॉलन ट्यूब क्या कैरी करती है? दो नॉन मोटाइल गैमेट्स, दो नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचती है? ओवरी एंटर करती है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। पढ़ा चुकी हूँ माइक्रोपाइलर एंड क्या है। फिर वो कहाँ एंटर करती है? एक सिनर्जिड में। और उसको कौन गाइड करता है? फिलीफॉर्म apparatus। कौन? फिलीफॉर्म apparatus गाइड करता है कि भाई पॉलन ट्यूब आपको कहाँ जाना है? ओव्यूल के पास में जाना है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट कहाँ से? जब पोलन डिपॉजिट हुआ था स्टिग्मा पे, और जब पोलन एंटर हुआ है ओव्यूल में, यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब हम कहाँ आ गए हैं? अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, कि भाई हमें अच्छे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम स्टिग्मा को बचा के रखते हैं कि भाई स्टिग्मा है ना, ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, इसके ऊपर अनवांटेड पॉलन ना आ जाए, इसके ऊपर अनवांटेड पॉलन ना आ जाए। तो इसलिए हम इसको बचा के रखते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के ही पॉलन ग्रेन लाके इस पे डाल सके। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ये कुछ प्रोसेसेस के थ्रू होती है। कौन सा? इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये प्रोसेस होती है। क्या होता है इमैस्कुलेशन और बैगिंग? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर कहाँ से? फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि ये भी है, जैसे कि ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है, और यहाँ क्या लगे हुए हैं? इसके एंथर लगे हुए हैं। तो इसको क्या कर देते हैं? इनको रिमूव कर देते हैं, ताकि ताकि भाई ये तो हमारी मर्जी के पॉलन नहीं है ना, हमें अपनी मर्जी के पॉलन लाके डालने हैं, तो हमने इनको ही रिमूव कर दिया। तो क्या कर दिया हमने? इमैस्कुलेशन कर दिया, रिमूवल ऑफ एंथर कर दिया। कहाँ से? बाइसेक्सुअल फ्लावर से, इससे पहले कि वो पॉलन रिलीज करते हैं। ठीक है, किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। इमैस्कुलेशन के बाद में हम क्या कर देते हैं? इमैस्कुलेशन के बाद में हम कवर कर देते हैं इसको बैग से। इसको क्या बोलते हैं? बैगिंग। अब हमने इसको कवर कर दिया बैग से। क्या कर दिया हमने? इसको कवर कर दिया बैग से। जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव, जैसे इसने रिसेप्टिविटी गेन करी स्टिग्मा ने कि भाई अब ना आप पॉलन लाके डालोगे तो मैं फर्टिलाइजेशन कर लूंगी, जैसे ही रिसेप्टिव हुआ, ठीक है, और तभी मेच्योर पॉलन को इसके ऊपर डस्ट कर दिया। मतलब हमने इसको दोबारा से बैगिंग को हटाया और इसके ऊपर पॉलन को डस्ट कर दिया। पॉलिनेशन करने के तुरंत बाद फ्लावर को रीबैग किया जाए ताकि अब भी कोई अनवांटेड पॉलन एंट्री ना कर जाए भाई। ठीक है, अब भी कोई अनवांटेड पॉलन एंट्री ना कर जाए। तो ये हमारा इमैस्कुलेशन और बैगिंग का प्रोसेस था, किसके लिए? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कि भाई हमें अपनी मर्जी का ही पॉलन ग्रेन डालना है। अब हम कहाँ आ जाते हैं? अगर फीमेल पेरेंट अगर फीमेल पेरेंट बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, मतलब फीमेल जो है उसके साथ में मेल भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों होगी। लेकिन अगर फीमेल फ्लावर जो है वो कैसी है? यूनिसेक्सुअल है, तो इमैस्कुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है, मेल पार्ट को हटाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंथर तो ऑलरेडी एब्सेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ बैगिंग करनी होती है हमको वहां पे। ओके, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो अब हम कहाँ आ जाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन, भाई आपको मैं अभी ये बता के आई हूँ, क्या बता के आई हूँ? थ्री सेल स्टेज पे 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है ताकि वो रास्ते में उन्हें खाना दे सके, और दो जेनरेटिव सेल होती है। ठीक है, दो क्या होते हैं? जनरेटिव सेल। जहां टू सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं जो सेल्स, वो
स्टिग्मा पे आने के बाद, मतलब ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, वो स्टिग्मा पे आने के बाद में उनकी जनरेटिव सेल, भाई पहले तो दो ही सेल थी ना, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव। जैसे ही वो स्टिग्मा पे आया, उनकी जनरेटिव सेल डिवाइड होके क्या बन गई है, दो सेल बन गई है, दो मेल गैमेट्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये भी अब फाइनली अपनी थ्री सेल स्टेज पे आ गया। तो हमारे पास तीन सेल्स में कौन कौन है, एक तो वेजिटेटिव सेल है जिसका क्लियर मोटिव है कि मैं तो भाई फूड की प्रोवाइड करूंगा, मैं फूड प्रोवाइड करूंगा, मेरा और कोई काम नहीं है, फर्टिलाइजेशन वगैरह का कोई काम नहीं है। लेकिन जो दो जनरेटिव सेल आ रही है, ये क्या करेंगे, ये तो फर्टिलाइजेशन करेंगे। दो जनरेटिव सेल है मतलब कितने फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, चलो अब हम कहाँ आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब ने रिलीज करा दो मेल गैमेट को, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि सिनर्जिड में रिलीज करता है, ठीक है, वहां से फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब ने रिलीज करे दो मेल गैमेट्स को साइटोप्लाज्म सिनर्जिड्स में। एक मेल गैमेट क्या करता है, वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ में। तो एक मेल गैमेट ने क्या किया, एक दो मेल गैमेट है ना, एक मेल गैमेट ने किसके साथ में, एग सेल के साथ में फ्यूज करा और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, विच इज 2n। भाई मेल गैमेट भी एन था, एग सेल भी एन था, 2n बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सिंगैमी। लेकिन एक और मेल गैमेट था जो कहाँ गया, पोलर न्यूक्लियाई। याद हो तो पोलर न्यूक्लियाई सेल के बीच में थी, ऐसे ही है, नीचे दो आगे सिनर्जिड थे, पीछे सेल था, ऊपर एंटीबॉडाल्स थे और ये बीच में थी पोलर न्यूक्लियाई भाई, ठीक है, 2n पोलर न्यूक्लियाई बीच में थी। तो भाई अब ये एक और मेल गैमेट प्लस ये दो पोलर न्यूक्लियाई, एक ही, इसने क्या कर लिया, ये तो 3n बन गए, सेंट्रल सेल की थी ना पोलर न्यूक्लियाई, ये इसके साथ जाके फ्यूज हो गई, ठीक है। तो दूसरे मेल गैमेट ने क्या किया, इसने फ्यूज कर लिया दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n बना दिया ना, ट्रिप्लॉइड हो गया ना। और क्या बोल रहे हैं हम इसको, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को, ये इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं सिंगैमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन में हो रहा है सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यही तो हो रहा है, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर क्या बोले जा रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का और कहीं भी नहीं हो रहा है। तो एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर अगर पूछा जाएगा तो हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, PEC में। सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में, ओके। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब हम आ चुके हैं किसपे, अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे, ठीक, पोस्ट फर्टिल। तो हमारे सामने एंडोस्पर्म बन चुका था और याद हो तो जाइगोट भी बन चुका था। अब आपको ये पता है कि जाइगोट में ही जब डिवीजन होते हैं, कौन से, माइटोसिस होती है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है ना। लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए क्या, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए भाई कुछ तो चाहिए होगा, नरिशमेंट, फूड वूड कुछ तो चाहिए होगा। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भाई उसको नरिशमेंट फूड देने के लिए, तो कौन है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, पहले किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, देन किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्यों, ताकि जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स जो होती हैं वो फिल्ड होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल से, इनमें फूड मटेरियल फिल्ड होता है। यही रिजर्व फूड मटेरियल कौन यूज करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आपके पास न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की ही बात हो रही है, वही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेंगे। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियर टाइप का। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में PEN, भाई हमारे पास में ही सेंट्रल सेल PEC में कन्वर्ट हो गई थी ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो ये 3n है, इसी को तो बोल रहे थे ना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, इसी को तो बोल रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे होते हैं, ठीक है, तीन तीन न्यूक्लियस है अंदर, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे होते हैं। और ये डिवीजन में, जब ये डिवीजन हो रहे हैं ना, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइडेड हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो अंदर क्या बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई नहीं बन जाएंगी भाई, जब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीजन होंगे तो क्या इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। जब इन न्यूक्लियस में सेल वॉल बनेगी तो इस तरीके से सेल वॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से सेल वॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, वरना ये इस तरीके से फ्री न्यूक्लियस है। तो इसका एक एग्जांपल है कोकोनट का जो आप वाटर देखते हो ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। ये जो ये है, ये कोकोनट का वाटर हो गया। और वो जो साइड में तुम व्हाइट व्हाइट नहीं खाते हो, व्हाइट कर्नल, ठीक है, वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये रही, ये सेल्स बन चुके हैं जो, क्लियर है, ओके। चलो अब हम किस पे आ जाते हैं, कि अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि अब एम्ब्रियो बन सकता है, उसका खाना बन चुका है तो, ठीक है।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे ही हो रहा है। क्यों माइक्रोपाइलर एंड पे? क्योंकि भाई वही एम्ब्रियो साइट था। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होता है कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ पे क्या जाइगोट बना था। ओके, ज्यादातर प्लांट में जाइगोट जो होता है वो तभी डिवाइड होता है जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वही तो खाना देगा उसको। अब जब खाना ही नहीं होगा तो कैसे डिवीजन कर लेगा वो बेचारा। ओके, तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। ऑब्वियसली एम्ब्रियोजेनी ही बोला जाएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी जो होती है वो सिमिलर होती है किसमें? दोनों में, मोनोकोट हो या फिर डाइकोट हो। ठीक है, दोनों की स्टार्टिंग में एम्ब्रियोजेनी मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमें सेम ही लगती है। ठीक है, जाइगोट पहले क्या बनाता है? प्रो एम्ब्रियो बनाता है। पहले क्या बनाता है? प्रो एम्ब्रियो बनाता है। ये आप ना अपनी एनसीईआरटी में जरूर एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर दे रखा होगा, मैं नोट्स में ऐड करना भूल गई। ठीक है, जाइगोट पहले क्या बनाएगा? प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप स्टेज आती है। आपकी एनसीईआरटी में क्लियर दिख रही है हार्ट शेप स्टेज भी, ग्लोबुलर स्टेज भी, देख लेना। तो क्या हो रहा है भाई? जाइगोट डिवाइड हो रहा है, जाइगोट डिवाइड होके बनाता जा रहा है आगे। ठीक है, पहले प्रो एम्ब्रियो बनाया, ग्लोबुलर बनाया, फिर हार्ट शेप बना, और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो डाइकॉट का और मोनोकॉट का दोनों का अलग होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन इनकी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट अर्ली स्टेज की होती है वो दोनों की सेम होती है। अब हम आ जाते हैं किस पे? डाइकॉट एम्ब्रियो पे। ठीक है, तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। मैं वो ऐड करना भूल गई हूँ उनका डायग्राम, तो आप प्लीज एनसीईआरटी से जरूर देख लेना। तो एक क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और इधर कॉटिलेडॉन्स दे रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एपिकोटाइल जो होता है। एपिकोटाइल अपर पार्ट होता है किससे? एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का पार्ट। ठीक है, क्या होता है? एपिकोटाइल होता है जो बेसिकली टर्मिनेट होता है प्लिम्यूल में। जो एपिकोटाइल है वो किसमें टर्मिनेट होता है? प्लिम्यूल में। क्या बनाता है प्लिम्यूल? शूट की टिप बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर एपिकोटाइल है, वो टर्मिनेट होता है प्लिम्यूल में और वही बनाता है क्या? शूट टिप। हाइपोकोटाइल जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे का पार्ट है, ठीक है, वो किसमें टर्मिनेट होता है? रेडिकल में। और रेडिकल क्या बनाता है? रूट की टिप। रेडिकल जो होती है वो कवर्ड होती है किससे? रूट कैप से। चलो अब हम किस पे आ जाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन होता है। ग्रास फैमिली में हम बात करते हैं तो इस कॉटिलेडॉन को क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम बोला जाता है, जो कहाँ पे होता है? लेटरल साइड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है, डायग्राम पे ध्यान देना है भाई, मैं इस बार ऐड करना भूल गई हूँ तो ध्यान रखना तुम। ठीक है, लेटरल साइड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। रेडिकल और रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप के ऊपर आपको एक अनडिफरेंशिएटेड शीट दिखेगी जिसको कोलेराइजा कहा जा रहा है। ठीक है, वहीं जब आप एपिकोटाइल की बात करोगे तो वहां पे आपको शूट अपेक्स दिखेगी और कुछ लीव जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, फ्यू लीफ प्राइमोरियाज दिखेंगे। ठीक है, तो एपिकोटाइल में क्या है? शूट अपेक्स है, तो एपिकोटाइल बेसिकली शूट पार्ट बनाता है, वही रेडिकल क्या बनाएगा? रूट पार्ट बनाएगा। ठीक है, और ये जो होते हैं वो किसके अंदर इंक्लोज होते हैं? एक प्रोटेक्टिव शीट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेप्टाइल। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो ये भी खत्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं सीड पे। भाई अब जब फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो चुका है ना, तो एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है? वही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहा जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कहाँ किसके अंदर बनता है? फ्रूट के अंदर बनता है। ठीक है, एक सीड में क्या क्या होता है? सीड कॉट होता है, कॉटिलेडॉन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं। ठीक है, सीड जो होता है वो बेसिस होता है एग्रीकल्चर का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पे कितने तरीके के सीड होते हैं? एक होता है एक्स एल्ब्यूमिनस और एक हमारा होता है एल्ब्यूमिनस। कहाँ गया? और ये कैसा होता है? एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो जो एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, क्या मतलब है? इनके अंदर ना एंडोस्पर्म नहीं बचा होता है बिल्कुल भी। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होता है ड्यूरिंग एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है मैच्योर होने तक भी, सीड के मैच्योर होने तक भी। इसके एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर और कोकोनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म अगर हम लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर और बीट। ठीक है, इसमें न्यूसेलस बच जाता है। न्यूसेलस पता है ना? वही वाला न्यूसेलस, हाँ, जो कहाँ पे था? कहाँ था न्यूसेलस? एम्ब्रियोसेक्टिसाइड में। ठीक है, तो ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस बच जाता है, जो कहाँ पे अभी भी बचा हुआ है? सीड के अंदर। ठीक है, तो उसे ही हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसी पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। अब आ जाते हैं फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे फॉर्म होती है? ठीक है, तो वॉल ऑफ द ओवरी, वॉल ऑफ द ओवरी किस में डेवलप हुई है? पेरिकार्प में। ठीक है, ठीक है, किस में डेवलप हुई है? पेरिकार्प में। ट्रू फ्रूट्स किससे डेवलप हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ओवरी से। अगर हम भाई एप्पल की बात करते हैं, दो तरीके के फ्रूट्स हैं, तो ट्रू फ्रूट्स और एक क्या है? फॉल्स फ्रूट। और एक क्या है? हाँ, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की, तो ट्रू फ्रूट है और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से ही डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट में और भी प्लांट के दूसरे पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि थैलेमस। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। इसके एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। ओके, अब हम आ जाते हैं पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है, फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन।
क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट डेवलप हो गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है बनाना। एक जगह भी आगे आएगा जहाँ सीड डेवलप हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थेनोकार्प भी जैसा ही लगेगा, वहां पे भी वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ फ्रूट बन रहा है, वहां क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। चलो सीड वायबिलिटी, भाई जैसे हमने पॉलिन ग्रीन का देखा था, सीड का भी देख लेगा, सीड भी वायबल रहता है, ठीक है। सीड भी वायबल रह सकता है बहुत टाइम तक, अगर उसको ठीक ठाक कंडीशन मिल रही है। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे उसमें दे रखा है, ल्यूपाइनस आर्किटिकस सीड, ल्यूपाइनस आर्किटिकस सीड जर्मिनेट हुआ था 10,000 साल बाद की डोरमेंसी के बाद। आप एक बार इस वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से और देख लेना, ठीक है। और फोनिक्स डिक्टाइलिफेरा, ठीक है, डेट पाम का सीड था जो कब तक वायबल रहा था, 2000 साल तक वायबल रहा था। चलो इसकी बात करते हैं हम एपोमिक्सिस की। क्या बात करते हैं वो, एपोमिक्सिस। देखो अभी मैंने बताया था ना ऊपर, देखना वही चीज आ गई है। इसमें क्या हो गया है, ये जो होता है ना एपोमिक्सिस, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये क्या करता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें ये पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट क्या है, सीड बनता है, सीड तो बनता है, ठीक है। लेकिन एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्यों, क्योंकि सीड बना देता है ये फाइनली। सीड कहाँ बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एपोमिक्सिस जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी सीड बना दे रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। तो यहाँ पे वही आ गया ना भाई, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, ठीक है। कहाँ होता है ये, कुछ स्पीशीज होती है स्ट्रेसेस और ग्रासेस की, जिनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हो गया है, जहाँ पे सीड बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। ठीक है, कैसे होता है, मतलब क्या होता है, कुछ स्पीशीज में डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो जाती है बिना किसी रिडक्शन के, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, मतलब मियोसिस नहीं हुआ, डिप्लॉयड एग सेल बन गई। यही डिप्लॉयड एग जो होते हैं भाई, ये एग बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ, अगर मियोसिस होता तो एन बन जाता, मियोसिस नहीं हुआ, ये एग बन गया। यही डायरेक्टली किसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, और ये भाई एम्ब्रियो है तो सीड तो बनेगा ही, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया। अब हम बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी वो कंडीशन है जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल ही सीड में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, सेट्रस हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर सेल, ठीक है, सेट्रस और मैंगो। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर सेल जो सराउंड करी होती है एम्ब्रियो सेल को, वो प्रोट्यूड कर जाती है वहाँ पे एम्ब्रियोज में। चलो यही न्यूक्लियर सेल डेवलप हो जाती है किसमें, एम्ब्रियोज में। एज अ रिजल्ट हर एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं, इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहा गया है भाई। इंपॉर्टेंस क्या है एपोमिक्सिस की इन एग्रीकल्चर, ये मे बी हाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आप सोचो बाहर से आ गया, बट नहीं। हाइब्रिड सीड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर साल हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करे जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रजानी होती है ना, वो सेग्रीगेशन शो करने लगती है। वो भाई ऑब्वियसली हम पढ़ के आए हैं ना कि सेग्रीगेट होते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो सेग्रीगेशन होता है। तो क्या होता है, हाइब्रिड सीड को हर साल बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रजानी क्या शो करती है, सेग्रीगेशन शो करती है। तो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रह पाते हैं। ओके, अगर हम हाइब्रिड सीड को ही, भाई हमारे पास में ये हाइब्रिड सीड है, ठीक है, हाइब्रिड सीड है, इसको हमने लाइक प्लांट बना दिया। अब इसके अंदर अगर हम एपोमिक्सिस कर दें, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर इसके अंदर है, अगर हम इसमें एपोमिक्सिस कर दें, क्या कर दें, एपोमिक्सिस कर दें, मतलब इसी में ही, इसी की एक सेल को हम क्या बना दें, जाइगोट बना दें, और वही एम्ब्रियो बना के क्या बन जाए, सीड बन जाए, वही एम्ब्रियो बना के सीड बन जाए, तो सारे के सारे कैरेक्टर रिजर्व हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे ना। तो भाई ये एपोमिक्सिस की बहुत अच्छी खासी एक योगदान हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर में, इसी के ऊपर रिसर्च चल रही है, ताकि हम जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस समझ सकें, सो दैट हमें हाइब्रिड हर साल ना बनाने पड़े। हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये हाइब्रिड हर साल खरीदना बहुत कॉस्टली हो जाता है, वो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर अगर एपोमिक्सिस को यूज कर लिया जाए, एपोमिक्सिस की जेनेटिक समझ आ जाए, तो उन हाइब्रिड सीड को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सीड फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगा, कम कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगा बेसिकली। तो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि